हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। ये फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ की आज क्लास नंबर 3 है जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखें ताकि एक लिंक अच्छा बना रहे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। ये वीडियो CUT PG ज्योग्राफी 2025 और UGC नेट दिसंबर 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ें तो ये कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। मेरा नाम राकेश कुमार है, BSc मैथमेटिक्स और MSc ज्योग्राफी हूँ। साथ में ज्योग्राफी में मेरा JRF भी क्वालिफाइड है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सिलेबस की बात करें तो ये CUT PG का सिलेबस है और ये नेट का सिलेबस है। और इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं उसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और हीट बजट के ऊपर चर्चा कर ली है और जो दोनों ही सिलेबस में मेंशन था। आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर, उसके फैक्टर्स एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है ग्लोब के ऊपर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जो टेम्परेचर का टॉपिक है वो भी दोनों सिलेबस में मेंशन है, राइट। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करें। जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पूछा था हीट बजट से, उसका आंसर बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट जरूर करिए ताकि एक लिंक्स जो है टीचिंग और लर्निंग में बना रहे और मुझे भी समझ आए कि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं। तो पूछा गया था कि फ्रॉम अर्थ हीट बजट आउट ऑफ टोटल इनकमिंग रेडिएशन व्हाट परसेंटेज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। तो ये इनिशियल लॉस की बात कर रहा था कि स्पेस में कितना इनिशियल लॉस हो जा रहा है। तो अराउंड उसका सही आंसर है 30%, क्योंकि 35% जो है इनिशियल लॉस हो जाता है। सिर्फ 65% ही अर्थ और एटमोस्फेयर के लिए बचता है। तो इसका राइट आंसर सी था। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको कंट्रोल करते हैं और साथ में उसकी ग्लोब के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से आते हैं। तो इसको अच्छे से क्लियर करिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले टेम्परेचर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर का जो एक सिंपल सा मीनिंग है वो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कहने का मतलब कि कोई बॉडी कितनी हॉट है, कोई कितनी कोल्ड है, उसके बारे में हमें टेम्परेचर से ही पता चलता है। सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। फिर एक टर्म हीट जरूर ध्यान रखिए। हीट क्या होती है? तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तभी तो जो पहला इंजन चला था वो हीट इंजन था। हीट से ही एनर्जी क्या होती है, डेवलप होती है, क्रिएट होती है। क्लियर? तो हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे एटमॉस्फेयर जो है उसकी अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो अर्थ से लेता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कितनी % उसको अर्थ से मिलती है। तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये टॉपिक हमने हीट बजट में क्लियर कर लिया है कि कितनी % उसको अर्थ से एनर्जी रिसीव होती है। तो ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम एनर्जी अर्थ से ही मिलती है। इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा एक फैक्ट है कि जो मैक्सिमम डेली टेम्परेचर होता है वो मतलब 2 से 4 बजे के बीच होता है दिन को। तो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम एनर्जी कब आती है। तो इसका मैं बता दूं कि जो मैक्सिमम एनर्जी हमें तब मिलती है जब हमारे ऊपर सन जो है वर्टिकल रेज डालता है। मतलब दिन के 12 बजे अर्थ के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी पहुंचती है, लेकिन उस एनर्जी को हीट में बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2 से 4 बजे के बीच जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिन का रिकॉर्ड होता है। उसी तरह सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो सुबह 4 से 5 बजे के अराउंड रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बात करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की, किस तरह से जो है एटमॉस्फेयर हीट होता है और किस तरह से एटमॉस्फेयर अपनी हीट को लॉस करता है। ये चीज़ें आज हम सीखेंगे, कौन कौन सी वो प्रोसेसेस हैं। और ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन कई बार ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 4 मेनली प्रोसेसेस रहती हैं जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर हीट होता है। और अगर हीट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी हीट लॉस भी होगी। तो ये हम सीखेंगे। पहली जो है प्रोसेस है वो थ्रू डायरेक्ट इंसोलेशन, दूसरी प्रोसेस है थ्रू कंडक्शन, तीसरी है थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और चौथी है थ्रू कन्वेक्शन। इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर हमारा गर्म होता है और साथ में ठंडा भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है, कंटिन्यूसली एनर्जी गेन करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता है। तो वन बाय वन इन चारों प्रोसेसेस को देखते हैं हम। तो सबसे पहले है थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन। थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन का सिंपल सा मीनिंग है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो सन से जो रेडिएशन आती हैं उनको डायरेक्ट ही सीधा आते ही एब्जॉर्ब कर लेना,
तो उसको हम डायरेक्ट रेडिएशन कहते हैं। कहीं से कोई रिफ्लेक्टेड बैक ना होके, अर्थ से ना आके, डायरेक्ट जो सन से रेज आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर लेना, उसका मतलब है थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन। ठीक है, तो हमने हीट बजट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 14% एनर्जी जो है सन की वो सीधी ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि ओजोन है, वाटर वेपर हैं, एरोसोल्स हैं, एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर। दैट्स वाई 14% एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाई एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। तो ये है कि पहली प्रोसेस है कि थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन। समझ गए? तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितनी एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर गेन करता है, तो 14% तो डायरेक्ट ले ली, तो जो रेस्ट जो बचती है वो 34%, क्योंकि टोटल 48% होती है, राइट? तो 34% जो बचती है वो इन बाकी 3 प्रोसेसेस के थ्रू ही एटमॉस्फेयर गेन करता है। तो वन बाई वन इनको देखते हैं। थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये परसेंटेज ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। थ्रू कंडक्शन दूसरी प्रोसेस है, थ्रू कंडक्शन। तो किस तरह से कंडक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर अपनी एनर्जी गेन करता है, उसको समझने से पहले वी हैव टू नो दैट कि व्हाट इज एक्चुअली कंडक्शन, कंडक्शन होती क्या है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है कि कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर, क्योंकि कंडक्शन इज अ मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट? तो हीट इज ट्रांसफर थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इन एनी बॉडी और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। सपोज करिए ये एक कोई बॉडी है, ये कोई रॉड समझ लीजिए आप आयरन की। ठीक है, तो ये जो आयरन की रॉड है ये इस तरह से मॉलिक्यूल से बनी हुई है। क्लियर? इस तरह के मॉलिक्यूल से बनी होगी। तो क्या होगा जब हम मान लीजिए इस आयरन रॉड की एक टिप को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस टिप का जो मॉलिक्यूल या एटम होगा वो गर्म होगा, वो अगले के साथ कांटेक्ट में आएगा, अगले को गर्म करेगा, फिर अगले के साथ कांटेक्ट में आएगा, अगले को गर्म करेगा, फिर अगला कांटेक्ट गर्म करेगा, फिर अगले को गर्म करेगा। इस तरह थ्रू दी मतलब जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रही है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, किस तरह से? थ्रू दी मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैव अ स्पेस एंड विच हैव अ स्पेस एंड मास। जिसका मास होता है और जो स्पेस कवर करता है वो मैटर होता है। तो मैटर में मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम से बना होगा। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में एक दूसरे के आने से एक एंड से दूसरे एंड में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी के अंदर या बिटवीन अलग अलग बॉडीज, एक बॉडी गर्म है वो दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ रही है, उसको भी गर्म कर रही है, तीसरे के साथ कांटेक्ट में आ रही है, उसको भी गर्म कर रही है। इस तरह से एक चेन रिएक्शन बन रहा है वन बाय वन। आई होप आपको कंडक्शन प्रोसेस क्लियर हुई होगी। तो इस तरह से जब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन, राइट? तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो अब बात करती है कि कंडक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है या ठंडा कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंडक्शन तभी इफेक्टिव है जब उन मॉलिक्यूल्स में, उन बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर दोनों बॉडीज एक जैसे टेम्परेचर की है तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना कि दोनों में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो होना जरूरी है। तो देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि हमारा अर्थ सरफेस है, ये मान लीजिए धरती का अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर एयर है, राइट? जब ये एयर इस वार्म सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो ऑब्वियसली बात है कंडक्शन के थ्रू क्या होगी, एयर भी गर्म होगी। फिर एयर ऊपर वाली लेयर को गर्म करेगी, फिर ऊपर वाली लेयर को गर्म करेगी, फिर ऊपर वाली लेयर को गर्म करेगी। इस तरह जो अर्थ सरफेस, अर्थ की जो हीट थी वो कंडक्शन के थ्रू क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई एटमॉस्फेयर में, राइट? तो और इस वजह से फिर एटमॉस्फेयर ने अपनी हीट गेन कर ली अर्थ से ही। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कुछ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब अगर लकड़ी को आप मतलब आग के ऊपर लगा रहे हैं तो जलेगी, लेकिन आपको पीछे उतना फील नहीं होगा, आपका हाथ नहीं जलेगा। वहीं आप एक आयरन की रॉड को आगे से टिप से गर्म करेंगे, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आपको पूरे हाथ आपको जल जाएगा। क्लियर? तो एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसकी वजह से जो कंडक्शन प्रोसेस है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं हो पाती, सिर्फ कुछ फ्यू किलोमीटर्स तक ही कंडक्शन प्रोसेस देखने को मिलती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू किस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। अगली जो प्रोसेस है वो है कन्वेक्शन प्रोसेस। तो हम कन्वेक्शन में समझते हैं कि कन्वेक्शन में किस तरह से हीट जो है ट्रांसफर होती है। पीछे वाली प्रोसेस में आपने सीखा कि कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये बॉडी है, मान लीजिए ये गर्म हो गई अर्थ सरफेस के कॉन्टैक्ट में आके,
तो ये बॉडी क्या करेगी, खुद ही मूव कर जाएगी, मूव करेगी और दूसरे जगह जाके अपनी हीट को क्या कर देगी, लॉस कर देगी। मतलब मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आके जो पूरा मास ऑफ उस बॉडी का जो पूरा मास है वो ही ट्रेवल कर जाता है, और ट्रेवल करने की वजह से एक जगह से हीट लेके दूसरी जगह पे हीट जाके छोड़ता है। तो कन्वेक्शन क्या होता है, ये यूजुअली हम वर्टिकल देखते हैं कि यहाँ पे एयर थी, अर्थ कांटेक्ट में आके गर्म हुई, गर्म होके ऊपर उठी, ऊपर उठ के इसने एटमॉस्फेयर में अपनी जो हीट है उसको रिलीज कर दिया, और इस तरह से ट्रांसफर हीट हो जाता है। तो कन्वेक्शन के थ्रू किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ये अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अगली जो चौथी प्रोसेस है वो है थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो सबसे पहले रेडिएशन वर्ड को समझिए। रेडिएशन का मतलब होता है कि जब हीट ऑफ ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, मतलब आपको पता ही है कि अर्थ से सॉरी सन से जो एनर्जी आती है वो ईएम वेव्स के रूप में आती है। तो जब ईएम वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफर होती है तो उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। होता क्या है, जब आपके सन से एनर्जी आती है, ठीक है, वो एनर्जी किससे टकराती है, अर्थ से टकराती है, और अर्थ फिर क्या करती है, रेडिएशन रिलीज करती रहती है, और इस रेडिएशन के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में एनर्जी जाती रहती है। तो ये है थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम है हीट ट्रांसफर का। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेडिएशन है वो दिन रात रेडिएशन हर ऑब्जेक्ट जो है छोड़ता रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है, माइनस 273 से ऊपर है, ठीक है, वो मतलब किसी भी टाइम, चाहे दिन है चाहे रात है, रेडिएशन एमिट करता ही रहता है, रेडिएशन एमिट करता रहता है। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो ही रही है। क्लियर। तो ये थी चार प्रोसेसेस जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एटमॉस्फेयर को एनर्जी मिलती है, किस तरह से एटमॉस्फेयर एनर्जी छोड़ता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को इम्पैक्ट करते हैं ओवर द ग्लोब, राइट। तो सबसे पहले तो है लैटिट्यूड। आई होप आप सबको मालूम ही है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे सन ज़्यादातर टाइम पूरे ईयर्स वर्टिकल रहता है, तो ज़्यादा हीट वहाँ आती है, तो वहाँ ज़्यादा गर्म एरियाज़ हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो घटेगा। क्लियर। तो ये लैटिट्यूड्स आपके इम्पैक्ट करते हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर को, कि कितना टेम्परेचर होगा। अगर एक लैटिट्यूड मान ली 20 डिग्री नॉर्थ है, एक आपका 65 डिग्री नॉर्थ है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है 65 डिग्री नॉर्थ पे कम टेम्परेचर होगा, 20 पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो लैटिट्यूड भी इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमने पढ़ा है, आगे हम और ज़्यादा उसको क्लियर पढ़ेंगे जब हम प्रेशर्स की बात पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जब हम चर्चा करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर पे डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर चीज़ें होंगी। बट आप इतना ध्यान रखिए कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है टेम्परेचर आपका घटता है। कितने इसके साथ घटता है, वो घटता है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से। क्लियर। एल्टीट्यूड आपको क्लियर होगा। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। आपको पता ही है कि कोस्टल एरियाज में सी ब्रिज चलती हैं, लैंड ब्रिजेस चलती हैं, और वो सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस क्या करती हैं, उस रीजन में टेम्परेचर को मॉडरेट करने की कोशिश करती हैं। उतना टेम्परेचर वहाँ नहीं होता है। क्लियर। तो सी ब्रिजेस और डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, और इसका बोलने का ये मतलब है कि कोस्ट से, ये मान लीजिए कोस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस चलेंगी। तो आप जितना दूर कोस्ट से जाते जाओगे उतना दूर आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटली इफेक्ट, राइट। तो ये चीज़ है। आगे देखें तो आगे है आपका नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। कुछ जो लैंड और वाटर का नेचर कैसा है कि जैसे लैंड हीट्स मोर रैपिडली, आपको पता ही है लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अगर लैंड सरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सी सरफेस या वाटर सरफेस से थोड़ा गर्म होगा। चौथा, पांचवा है नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। आपको पता ही है कि अगर जो जितना वाइट कलर होगा उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे कम टेम्परेचर रहेगा। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से ज़्यादा हीट रिटेन रहेगी तो वो सरफेस ज़्यादा थोड़ा गर्म रहेगा। वहीं स्नो और डिज़र्ट के केस में है कि स्नो ज़्यादातर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, जबकि ग्राउंड सरफेसेस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो जो डिज़र्ट्स होते हैं वो गर्म रहते हैं। वही रीज़न है कि जो वन होते हैं, जंगल
जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उन फॉरेस्ट में टेम्परेचर मॉडरेट क्यों रहता है या कम क्यों रहता है? क्योंकि जो हीट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांस इवेपोरेशन में लग जा रही है, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो सीधा दोबारा से रिलीज हो जा रही है, तो वो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। आगे देखें नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, अगर कोई स्लोप सन की तरफ उसका फेस है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा। कोई स्लोप अगर सन से अपोजिट साइड लीवर्ड साइड है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। ये एक और इम्पैक्ट है। प्रीवेलिंग विंड्स, विंड्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कहीं ठंडी हवाएं अगर किसी गर्म जगहों पे जा रही हैं तो वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट कर देंगी। अगर कोई गर्म हवाएं ठंडे प्लेसेस में आएंगी, राइट, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देंगी, राइट। इस तरह से जैसे चिनूक विंड्स हैं, राइट, वो जैसे ही आपकी स्लोप से नीचे आती हैं तो उनको आप स्नो ईटर्स के नाम से जानते हैं, और स्नो ईटर्स की वजह से वहाँ का सारा बर्फ़ पिघल जाता है। अगर आप या आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं। उसके बाद ओशन करंट्स होते हैं। ओशन करंट्स जैसे वार्म ओशन करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज टू टेम्परेट एंड कोल्ड जोन रेज द टेम्परेचर। अगर ट्रॉपिकल रीजन से कोई वार्म करंट्स जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो टेम्परेट रीजन या कोल्ड रीजन का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। उसके साथ जैसे गल्फ स्ट्रीम एक आपका एग्जांपल है। गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म करंट है, जाके आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप में टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से ये कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर है, आपको इनके ऊपर ध्यान देना है। कि मेरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बनते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं। तो असर्सन और रीजन का जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि गल्फ स्ट्रीम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन्स, और रीजन कुछ भी यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको दिमाग में लेके इन चीज़ों को चलना है। आगे हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की ओवर द अर्थ सरफेस किस तरह से अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर जो है डिस्ट्रीब्यूट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को अगर हम देखें तो हम दो तरीकों से देख लेते हैं। एक स्पेशियल की किस तरह से प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और एक टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब कि कैसे दिन और रात में टेम्परेचर चेंज होता है, सीजन वाइज सीजन टेम्परेचर चेंज होता है, राइट। तो हमारा मेन फोकस स्पेशियल रहेगा, टेम्पोरल उतना हमारा फोकस नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद जैसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जो स्पेशियल है वो वर्टिकली भी टेम्परेचर वेरी कर सकता है और हॉरिजॉन्टली भी सरफेस के अर्थ के ऊपर। तो टेम्परेचर वर्टिकल तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने जब कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था क्लास 1 में, तो उसमें हमने एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है, फिर मेसोस्फियर में घटता है। तो ये क्या था, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ओके। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर रहेगा, कि हॉरिजॉन्टली प्रेशर या सॉरी टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है। तो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले हम देखते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग जोन्स में बंटा है। जैसे ट्रॉपिक जोन्स में बंटा है, टेम्परेट जोन्स में बंटा है, फ्रिजिड जोन्स में। अगर हम अर्थ को देखें तो हमने हॉरिजॉन्टली अर्थ को 3 जोन्स में बांट रखा है, जिसमें ट्रॉपिक जोन्स में क्या होता है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जितना भी एरिया है उसको हमने ट्रॉपिक जोन बोला। यहाँ पे टेम्परेचर इन बाकी दो रीजन्स के मुकाबले ज़्यादा रहता है। साथ में यहाँ पे सीजन चेंजेस नहीं रहते हैं, या होते हैं तो बहुत माइन्यूट चेंजेस सीजन में रहते हैं। जो दिन और रात की जो लेंथ है मोर और लेस थ्रू आउट द ईयर सेम बनी रहती है, क्योंकि आपको पता है जो सन की जो लोकेशन है इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में वेरी करती रहती है, जिसकी वजह से सीजन में उतना ज़्यादा चेंज देखने को आपको नहीं मिलता है। टेम्परेचर जो है रिलेटिवली हाई रहता है, राइट, इस तरह से। और टेम्परेट जोन आता है आपका 23.5 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में। तो ये रिलेटिवली कूलर एरिया रीजन है। यहाँ पे आपको क्लियर सीजन चेंज देखने को मिलेंगे, मतलब जो हमने 4-5 सीजन जो हम देखते हैं वो सीजन आपको देखने को मिलेंगे। गर्मी, बरसात, उसके बाद ठंडी का मौसम, ठीक है। इस तरह के जो सीजन्स हैं वो सीजन्स में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। दिन रात के जो टेम्परेचर में जो रेंज है उस रेंज में भी फ़र्क रहता है। उसके बाद फ्रिजिड जोन आपका 66.5 डिग्री के बाद जो पोल्स की तरफ जो रीजन बताओ फ्रिजिड जोन रहता है। इस फ्रिजिड जोन में सबसे ठंडा जोन है ये हमारे अर्थ सरफेस का, और यहाँ पे 24 आवर्स से ज़्यादा की दिन या रात हो सकती है। आपको पता ही है कि पोल्स के ऊपर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। तो यहाँ पे डे जो लेंथ है डे की या नाइट की वो 24 आवर्स से ज़्यादा रहती है। सन रेज ऑब्लिक पड़ती हैं और बहुत कम टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये 3 जोन्स थे जिनमें हम अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखें हॉरिजॉन्टली तो हम पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ है कि टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू वार्ड पोल्स। सबको पता है कि इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ता है, लेकिन एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल रीजन इज नॉट द हॉटेस्ट रीजन। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल रीजन आपका उतना हॉटेस्ट रीजन
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, तो उसके बाद जो इवेपोरेशन है वो भी मैक्सिमम होती है, रेनफॉल मैक्सिमम रहता है, थ्रू आउट द ईयर क्लाउडीनेस रहती है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। तो फिर कौन सा रीज़न है जो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे रहता है, तो आप कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री के आसपास का जो रीज़न है ट्रॉपिक्स का रीज़न, वो ट्रॉपिक्स का रीज़न जो है ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्काई रहता है और हीट वहाँ पे ठीक रेडिएशंस आती हैं, एनर्जी ठीक मिलती है और टेम्परेचर वहाँ का हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार रीजन असर्शन में, स्टेटमेंट बेस्ड में। क्लियर? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें, इस यहाँ क्या लिखा था, चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे जैसे जो टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स की ओर घटता है, उस घटने को क्या कहते हैं हम? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, तो जब हम इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा, मतलब कम घटेगा। मोर और लेस आपको सेम सेम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, उतना चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे ऊपर की ओर, पोल्स की ओर बढ़ेंगे, तो जो ग्रेडियंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से टेम्परेचर आपका घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो आपको थोड़ा इनको ध्यान रखना है। आगे एक ये था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। इसी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम आइसोथर्म्स के कंसेप्ट में समझते हैं। आइसोथर्म्स का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप इसको इग्नोर मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम इसको किस तरह से हॉरिजॉन्टली जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको आइसोथर्म्स की लैंग्वेज में समझेंगे। तो देखिए, आइसोथर्म्स क्या है? आइसोथर्म्स ऐसी लाइंस हैं जो इक्वल टेम्परेचर्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं, और वो जो पॉइंट्स हैं वो मीन सी लेवल के ऊपर हम उनको कंसीडर करते हैं, राइट? तो यही है कि द लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर रिड्यूस्ड टू सी लेवल आर कॉल्ड एज आइसोथर्म्स। जो टेम्परेचर होगा वो हम मीन सी लेवल का देखेंगे, उसके ऊपर का जितना भी टेम्परेचर उसको हम इग्नोर करते हैं। तो जब हम मीन सी लेवल का देखते हैं तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को नहीं बता रहा है। कोई भी अगर मान लीजिए आपने सपोज करें कि प्लेस है शिमला, शिमला प्लेस है, तो ऑब्वियस सी बात है शिमला का टेम्परेचर ना लेके शिमला को हम मीन सी लेवल, किसी मेथड के थ्रू हम मीन सी लेवल के ऊपर रिड्यूस कर देंगे, और जब उसको मीन सी लेवल के ऊपर रिड्यूस कर दिया तो वहाँ का कितना टेम्परेचर बनेगा उसको हम नोट करते हैं, ना कि शिमला के एग्जैक्ट टेम्परेचर को नोट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एग्जैक्ट टेम्परेचर या एक्चुअल टेम्परेचर नोट नहीं होता है, सिर्फ मीन सी लेवल का टेम्परेचर रिड्यूस करके नोट किया जाता है। इसकी वजह से ये फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है आइसोथर्म, क्योंकि फार्मर्स को तो अपनी फसल बोनी है, तो उनके लिए तो एग्जैक्ट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जस्ट हमारी कन्वीनियंस और इसको एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स को समझने के लिए हम इस तरह का करते हैं। तो पहली बार जो ग्लोब को आइसोथर्म्स के बेसिस पर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में बांटा था, उनका नाम था सोपान, और ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपके आइसोथर्म्स होते हैं वो पैरेलल्स चलते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आइसोथर्म्स होते हैं, कि जैसे ही आपका ओशन और मतलब सी का पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के ऊपर बैंड कर जाते हैं। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि देखिए ये लैटिट्यूड्स हैं, मान लीजिए ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, तो इस तरह से माना जाता है कि ये टेम्परेचर इस पूरे लैटिट्यूड में सेम रहेगा, राइट? तो सपोज करिए कि इस एक लैटिट्यूड में यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे क्या है, ओशन है। क्लियर? ये लैंड मान लीजिए, ये आगे का ओशन मान लीजिए। तो जैसे ही ये जो आपके आइसोथर्म है यहाँ से जाएगा, तो आइसोथर्म तो इक्वल पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जिसका टेम्परेचर इक्वल होता है। लेकिन क्या जो सेम लैटिट्यूड के ऊपर, क्या जो लैंड के ऊपर टेम्परेचर है, क्या वो वाटर में भी टेम्परेचर रहेगा? ये सोचने की बात है। तो सेम टेम्परेचर नहीं रहता है, उसकी वजह से ये क्या कर जाता है, बैंड कर जाता है, क्योंकि इसको वो टेम्परेचर चाहिए जो इक्वल पॉइंट्स वाला, जो इक्वल टेम्परेचर होगा वो उसी को ज्वाइन करेगा। तो क्योंकि लैंड और वाटर में डिफरेंस रहता है टेम्परेचर में, तो इसलिए जहाँ भी लैंड और वाटर आएगा वहाँ पे आपका जो आइसोथर्म्स हैं वो बैंड करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि क्यों बैंड करते हैं। तो उसके बाद एक अगला पॉइंट है कि मोर रेगुलर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द लैंड एंड देन सदर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ये ज़्यादा इरेगुलर हैं, ज़्यादा मतलब टेढ़े मेढ़े हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर उसमें बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा वाटर है, और वाटर में तो सेम लेटीट्यूड में सेम टेम्परेचर रहता है, मोर और लेस, यूजली हम ऐसा मानते हैं।
राइट। चेंज आता है जब सेम लैटिट्यूड के ऊपर लैंड और वाटर आएगा, तो ज़्यादा चेंज आपको आइसोथर्म्स में देखने को मिलेगा। तो वही बात है कि ज़्यादा लैंड है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा रैपिड जो है टेम्परेचर चेंज होगा, ज़्यादा रैपिड टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये ज़्यादा नज़दीक नज़दीक देखने को मिलेंगी। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर उतना रैपिडली चेंज नहीं होता है, क्योंकि थ्रू आउट द ग्लोब जो है, आप थ्रू आउट द सदर्न हेमिस्फीयर आपको वाटर देखने को मिलता है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो उसकी वजह से ये दूर दूर इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक आइसोथर्म्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात आगे देखें तो ये दो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आइसोथर्म्स को लेके, और कई बार इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है कि जब आपका जो आइसोथर्म्स हैं वो लैंड से ओशन की तरफ चलें, यहाँ देखिए लैंड से, ये लैंड है मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, और ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, तो ये चल रहा है आपका लैंड से ओशन की ओर एक आइसोथर्म, और आपका मौसम है समर का, तो ये समर का ही मैप मैंने दिखा रखा है। तो समर के मौसम में क्या होगा, जो इक्वेटर होगा वो सॉरी जो आइसोथर्म होगा वो इक्वेटर की तरफ बैंड करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए समर का मौसम है, ये लैंड सरफेस ज़्यादा जल्दी गर्म होगा समर में, ठीक है। तो सेम लैटिट्यूड के ऊपर उसको क्या सेम टेम्परेचर मिलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो चुका है एज़ कम्पेयर टू इस सेम लैटिट्यूड के ऊपर जो आपका वाटर बॉडी है। तो जितना टेम्परेचर यहाँ पे इस टाइम लैंड सरफेस का है, उतना टेम्परेचर इसको इक्वेटर की तरफ ही जाने में मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर में ही उतना गर्म पानी हो पाएगा जितना ये हो चुका है। तो ये इस वजह से क्या होता है कि लैंड से जब ओशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये इक्वेटर की तरफ बैंड होता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर उसको इक्वेटर की तरफ मिलेगा। वहीं अगर हम इसको विंटर मंथ की बात करें तो विंटर मंथ में ये पोल की तरफ बैंड हो जाएगा, क्योंकि विंटर मंथ में जो अर्थ है वो ज़्यादा जल्दी से ठंडी हो रही है, तो जितनी ज़्यादा ये ठंडी इस सेम लैटिट्यूड पे हो जा रही है, उतना वाटर यहाँ पे ठंडा नहीं है, वाटर इसके कंपेरेटिवली में गर्म है। तो जितना ठंडा इसको ये पॉइंट मैच करने के लिए चाहिए, वो आपको पोल की तरफ ही मिलेगा। क्लियर। तो ये आपको बात क्लियर हुई, इसका रीज़न भी क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको याद रखिएगा कि कब किस मौसम में जो है किस तरफ को बैंड होता है। दूसरा, अगर हम ओशन से लैंड की तरफ जाएं तो विंटर के मंथ में जो है ये इक्वेटर वर्ड बैंड हो जाता है, और सेम उसी रीजन से ये पोल वर्ड बैंड होगा समर के मौसम में। तो देखिए समर के मौसम में अगर हम ओशन से लैंड की तरफ जा रहे हैं, एक बार हम देखते हैं, ये मान लीजिए ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं, ये एक आइसोथर्म है, ये जा रहा है आपका ओशन से लैंड की तरफ, समर का ये हम देख लेते हैं, राइट। तो ये समर के मौसम में पोल वर्ड बैंड होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जैसे इसको लैंड मिल रही है, यहाँ पे एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे इसको लैंड मिल रही है एकदम से पोल की तरफ क्या कर रहा है, बैंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि समर के मौसम में जितना गर्म पानी यहाँ पे है, या हाँ जितना टेम्परेचर इस वाटर में है, उतना टेम्परेचर इसको यहाँ लैंड के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड इसको ज़्यादा गर्म मिलेगी। तो इसको थोड़ा ठंडा पॉइंट लेने के लिए पोल की ओर क्या करना पड़ेगा, बैंड करना पड़ेगा। तो ये रीज़न था कि ये जो फिनोमिना है ऐसा क्यों होता है, आइसोथर्म इस तरह से क्यों बैंड होते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन बेस्ड पूछा जाता है। हाँ, ये जनवरी का है और ये जुलाई का है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे बात करें, एक लास्ट टॉपिक टेम्परेचर का यहाँ बचता है, वो है थर्मल एनमली। तो एक बात इससे पहले और ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है विंटर में एज़ कम्पेयर टू समर में। मतलब कहने का कि जो टेम्परेचर में जो घटाव है, जो डिक्रीज़ है, वो हमें विंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है और समर में कम देखने को मिलता है। उसकी वजह से आप देख पाएंगे कि ये विंटर की आइसोथर्म्स हैं तो कितनी ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं। क्लोजली स्पेस्ड होने का मतलब ज़्यादा ग्रेडियंट, और ये समर की हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी वाइडली स्पेस्ड है। वाइडली स्पेस्ड होने का मतलब कम टेम्परेचर चेंज। क्लियर। तो ये समझ आया होगा। उसके बाद आगे थर्मल एनमली की बात कर रहे हैं। थर्मल एनमली की बात हम कर लेते हैं कि थर्मल एनमली होती क्या है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द प्लेस। देखिए एक ये लैटिट्यूड है मान लीजिए, क्लियर। तो इस लैटिट्यूड पे एक प्लेस ए है, क्लियर। तो होता क्या है कि हर लैटिट्यूड का एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर जो है मीटरोलॉजिस्ट क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो भी होते हैं उन्होंने तय किया होता है कि इसका मीन टेम्परेचर सपोज करिए 20 डिग्री, नॉर्थ का जो है मीन टेम्परेचर आपका 22 डिग्री है सपोज करिए, क्लियर, 22 डिग्री। तो होगा क्या, जो मीन हमने टेम्परेचर मान के रखा है उस टेम्परेचर से एक्चुअल टेम्परेचर किसी प्लेस का कितना है उसी लैटिट्यूड पे, उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनमली। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, जो हमने उस प्लेस का टेम्परेचर ऑब्जर्व किया,
और दूसरा वहाँ पे एक्चुअल में टेम्परेचर कितना है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं थर्मल एनमली। तो जो थर्मल एनमली दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव थर्मल एनमली हम तब कहेंगे अगर ऑब्जर्व टेम्परेचर, मान लीजिए इस प्लेस ए का ऑब्जर्व टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए इस ऑब्जर्व का निकल गया 25 और एक्चुअल में जो मीन हम एक थ्योरेटिकल वैल्यू लेते हैं वो है 20। तो इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 ज़्यादा है मीन से, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव थर्मल एनमली। और सेम नेगेटिव होगी अगर ऑब्जर्व टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा और मीन टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव एनमली। तो ये एनमली का टेम्परेचर कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब इस तरह के एनमली सेम एनमली वाले पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो उसको हम आइसोनमलस लाइंस कहते हैं, और साथ में इस कंसेप्ट को आइसोनमलस टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। ख़त्म करने से पहले हम देखते हैं कि आपको कितना अंडरस्टैंड चीज़ें हुई हैं। CUT PG 2024 में एक ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, जिस क्वेश्चन में पूछा गया था कि द डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लैटिट्यूड इज कॉल्ड। तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगर आंसर नहीं बताएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो उस वजह से हो सकता है फिर मुझे वो मोटिवेशन ना मिल पाए पढ़ाने की, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो सही रहेगा, और कमेंट्स करके आंसर को जरूर बताइए। क्लियर? तो ये आज का था टोटल वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ द एस्पिरेंट्स ऑफ CUT PG एंड नेट, वो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।